क्या माना जाए वो जो एक आइडिया था सद्भावना के सिपाही का, सुनील दत्त साहब ने उसकी जिम्मेदारी संभाली थी और आप सिपाही बन करके उनके साथ जो है वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे। राजस्थान में भी वो यात्रा निकली। क्या उसी आइडिया के ऊपर अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? क्या तकरीबन वैसा ही कुछ है और इसकी जरूरत आपको लगता है क्यों आन पड़ी? ये शुरू से हमको मालूम है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसने हमेशा पूरे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है, आतंकवाद के खिलाफ बात करी है, सांप्रदायिक जो ताकत है उनके खिलाफ हमेशा बोला है। और जब सुनील दत्त जी ने सद्भावना का सिपाही संगठन बनाया जी। और मुझे राजस्थान की जिम्मेदारी दी, उस वक्त भी देश जल रहा था, पंजाब के अंदर भी स्थितियाँ खराब थी। हम लोग पंजाब भी यात्रा करने के लिए गए, पूरे प्रदेश में तो यात्रा हमने निकाली ही थी। वही स्थितियाँ वापस बनी पिछले कुछ समय के अंदर, जो लोगों में विश्वास की कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी, युवा अपनी बात करने लग गए, सरकार से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो भी नीति बनती है, जो बात होती है, उसमें कोई भी समाज का वर्ग अगर किसी भी तरह से गिरा हुआ महसूस करे, थोड़ा सा भी भय का वातावरण हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो राहुल जी जो कहते थे और जो करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश तो जुड़ा हुआ है, जोड़ कोई तोड़ रहा है तभी से जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सोचने की बात है कि हमको उसकी गंभीरता में जाना चाहिए, उसके पीछे सोचना चाहिए कि राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर धर्म पे, जाति पे, भाषा पे किसी भी तरीके से इसको तोड़ के एक वोट बैंक की तरह से काम में लिया जा रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो राहुल जी के संग पूरी देश के आवाम लगी, युवा महिलाएं साथ के अंदर लगी, तो एक संदेश किया और निश्चित रूप से उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ पे भी राजनीतिक बदलाव आ रहा है, जो बदलाव के बयार है, उसके पीछे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का एक अदृश्य रूप से उसकी ताकत छुपी हुई है। अच्छा, ये होता है कि जो सरकार का काम है, सरकार जो है वो जनता के फायदे के लिए, भलाई के लिए काम करती है। और अगर उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसका कुछ काम करने की कोशिश करती है उस पूरे समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए कोई योजना चलाने की बात करती है, तो उसके ऊपर इल्जाम लग जाता है ध्रुवीकरण का, तुष्टीकरण का। तो इस चीज को आपको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, और कैसे उससे निपटा जा सकता है? नहीं, अगर जो राजस्थान में आज पार्टी सत्ता में है वो कोई काम करती है तो सामने वाले बोलते हैं तुष्टीकरण है। जो केंद्र के अंदर पार्टी है वो अगर किसी दूसरे धर्म के लिए बात करती है तो लोग कहते हैं ध्रुवीकरण है। ये बात आप कहना चाहते हो? जी। और ये हो रहा है। हो क्या गया है कि जब भी चुनाव होते हैं मुद्दे तो गौण हो जाते हैं, मुद्दा विहीन चुनाव हो जाता है। चुनाव जो है वो क्षणिक भावुकता के ऊपर कैसे वोटिंग हो सके उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है चुनाव। तो 5 साल तक कोई भी पार्टी विकास का काम करती है, कोई भी नेता लोगों की हमदर्दी के लिए काम करता है, संवेदनशीलता के संग काम करता है, लेकिन चुनाव पास में आते हैं उस वक्त क्या माहौल होगा। मुझे इंसिडेंट याद है जी। जब मैं 2008 में चुनाव लड़ा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से, और मेरे चुनाव के 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ, किस तरीके के मैसेजेस सब जगह चल रहे थे। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये हिंदू बाहुल्य है, जहाँ पे हम कहते हैं 12% अगर मुस्लिम आबादी है पूरे प्रदेश में तो इसमें 2% है। तो जो भी व्यक्ति ऐसी किसी पार्टी से जो कि सेकुलर हो उससे चुनाव लड़ रहा है तो उसको नुकसान उठाना पड़ा उस चीज़ का। तो ये जो इस तरीके के जो खेल होते हैं, कभी पुलवामा के कारण, कभी जो ये होती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि जो वोटर जो है उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से अपने वोट का उपयोग करना चाहिए, भावुकता पे नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, अब जो जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो आने वाले समय के अंदर कितना हमारे साथ खड़ा होगा। वो किसी धर्म जाति का हो, अगर किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक हिंदू एमएलए है तो उसको भी उनके संग वैसे ही खड़ा होना चाहिए जैसे मुस्लिम खड़ा होता। तो होना तो ये चाहिए। और अगर कोई मुसलमान जीत के आ जाए और हिंदू बाहुल्य है उसको खड़ा होना चाहिए। मैंने ऐसे भी
एमएलए देखे हैं। मेरे संग सद्भावना की सिपाही में हमारे साथी थे, सिख कम्युनिटी के थे, मध्य प्रदेश से एमएलए थे। वो बोलते हैं कि शायद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 40-50 परिवार होंगे तो भी एमएलए बन गए। बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति एमएलए बनता है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपी बनता है सबको रिप्रेजेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है तो देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है तो देश का मुख्यमंत्री है। उस वक्त कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, परिवार के सब सदस्य हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण, मैं ये तो कह रहा हूँ 75 वर्ष बाद भी अगर हम उसको बात करने की जरूरत पड़ रही है तो हम कैसे इस दुनिया की तीसरी या दूसरी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से, जब हम आपस के अंदर यहाँ पे एकजुटता नहीं दिखा सकते, एक दूसरे के संग कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं, कुछ तो ये सामने बैठे हुए हैं जो मुझे भाई से ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा आपस के अंदर प्यार है, लेकिन समय समय पे चुनाव आते ही तो दूरी पैदा करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। उसका मेरे ख्याल से विरोध होना चाहिए।